हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत गहराई से बहुत ख़बरों के बारे में चर्चा करते हैं और ताकि आपको वो एंगल, वो नए नए रुख ख़बर के मिलें ताकि आप अपना एक नज़रिया बना सकें। इस वक्त सबके सामने एक ख़बर है आर्यन खान की, उसको बेल मिल चुकी है और उसके साथ साथ जो एक चर्चा में है नाम, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है समीर वानखेड़े का, जो एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर हैं और ऐसा लगता है कि सरकार उनके सभी कामों पर पर्दा डाले रखना चाहती है। अभी तक के हालात ऐसे हैं कि अभी कोई बयान नहीं आया है, बड़ा बयान कोई नहीं आया है। इस सब पर बात करने के लिए उसके साथ साथ पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात की है, जिस पर भी सरकार की ऐसा लगता है सांसें रुकी हुई हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और वकील हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये मुंबई में एक कहानी शुरू होती है, उसके साथ साथ उससे पहले शुरू होती है अडानी के एक पोर्ट से बहुत बड़ी मिकदार में हेरोइन मिलती है और उसके फ़ौरन बाद ये आर्यन खान वाला मामला सामने आता है। लेकिन इस सारी चर्चा के बीच में एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है समीर वानखेड़े का, वो क्या कुछ है? इसमें बहुत पेच दर पेच निकलते आ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये एक त्रासदी है हमारे देश की। हाँ। कि 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, उससे पहले भी 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई और वो अडानी के एयरपोर्ट पे अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई और उसकी कोई चर्चा नहीं है। यानी आप देखेंगे बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में कहेगा कि ये जो आर्यन खान है, ये जो बच्चे पकड़े गए हैं, इनके पास जो है हेरोइन मिली है, इनका हेरोइन का ड्रग का व्यापार करते थे, इनको जो है फांसी हो जानी चाहिए। और अंधभक्त ऐसा जोश दिखाते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में जो ड्रग का इतिहास है वो इन लोगों से ही शुरू हुआ है और इन्हीं पे ख़त्म होगा। और दूसरी ओर जो है 6000 किलो हेरोइन अडानी के पोर्ट पर मिली, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई सुराग नहीं है। ये 3000 किलो के अलावा है 3000 किलो पहले मिली, 3000 किलो वो कहते हैं पहले आई, तो 6000 किलो हेरोइन जो है 2021 में हिंदुस्तान पर एक ही पोर्ट पर अडानी की वजह से आ रही है। कोर्ट ने कहा इसकी जांच करो, क्योंकि अगर अडानी पोर्ट जो है उस सबको देखता था, सारे कार्गो जो उसके यहाँ उतरते थे, उनकी जांच जो है अडानी के लोग करते थे, वो सारी की सारी कहाँ गायब हो गई देश में। वो नहीं ढूंढने की जगह आप समझिए कि आप जो है भूस का ट्रक है लेकिन उसमें सुई ढूंढ रहे हैं। हाँ। और सुई ढूंढ के कह रहे हैं देखो हमने आर्यन खान को पकड़ लिया, ये जो है ड्रग का इस्तेमाल करता था। बाद में पता चला कि उस पर ना तो इस बात का आरोप है कि उसके पास से कोई ड्रग मिली, ना उस पर इस बात का आरोप है कि उसने वो ड्रग जो है कभी इस्तेमाल की, यानी कि ना उसकी जामत तलाशी में कुछ मिला, ना उसने उसको इस्तेमाल की। और उसको सिर्फ इसलिए इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उसका बाप जो है शाहरुख खान है, बड़ा एक्टर है और वो एक मुसलमान है। तो हिंदुस्तान में समझो कि अगर कोई कातिल है और अगर उसका धर्म पहले हम पूछते हैं और फिर तय करते हैं कि हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। हाँ, मतलब कानून के सामने सब एक जैसे नहीं रहे हैं। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हिंदुस्तान में आज के समय में इक्वालिटी बिफोर गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट खुद सोचती है कि किस आदमी के साथ कैसा सलूक करना है। पहले उसकी ड्रेस देखो, फिर उसका एड्रेस देखो, फिर उसकी वल्दियत देखो, फिर उसका रिलीजन देखो, फिर तय करो हमें क्या। वो तो मोदी जी भी कह चुके हैं कि लिबास से लोग पहचाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कपड़ों से पहचान लो लोगों को आप। हाँ। तो ये सरकार का नज़रिया है और इसलिए जो है ये समीर दाऊद वानखेड़े का जो मामला है, ये इसमें जो है नवाब मलिक ने आकर जो है एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। जैसे कि आप जो है सोडा रखा है, सोडे में नींबू निचोड़ दो, नमक डाल दो तो फोफन के बाहर आ जाता है। तो नवाब मलिक जो है उन्होंने सोडा में जो है नींबू भी निचोड़ दिया और नमक भी डाल दिया और वो बाहर आ गया। अब बाहर इतना बेकाबू हो गया कि जिस आदमी को हम देख रहे थे, किरण गोसावी को, जो बड़ी मस्ती से जो है अपनी सेल्फी खिंचा रहा था आर्यन खान के साथ, जो आर्यन खान को पकड़ कर जो है वो एनसीबी के दफ्तर ले जा रहा था, तो आर्यन खान बाहर आ रहा है जेल से और वो जो गवाह है वो जेल में अंदर पहुंच गया। और जो इस सब का सूत्रधार है, जो करने वाला है, जो समीर वानखेड़े है,
वो जो है खुद अपनी पहले मुंबई में गया पुलिस के पास कि मुझे प्रोटेक्शन दो, क्योंकि मुंबई की पुलिस मेरे चारों ओर रहे, मुझे सुरक्षा मिले। अब वो कह रहा है नहीं जी ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मेरे चारों ओर पुलिस ना रहे, मैं जेल ना जाऊं, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन दो। तो अजीब सी कहानी है, कभी राजा और रंक। नहीं, वो दिल्ली भी आया था, दिल्ली भी आया था ना मदद दिल्ली लेने तो के लिए। वो बताने आया था असलियत। हाँ, देखिए ऐसा है आजकल जो है कम्युनिकेशन का डिवाइस जो है, हर डिवाइस जो है ट्रैक हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे व्हाट्सएप करो पेगासस की वजह से, या आप किसी को फोन करो, सब चीज ट्रैक हो जाती है। हाँ, तो 1 to 1 मिलकर वो किसको बताना चाहता था? अमित शाह भी उस दिन दिल्ली में थे। आप देखिए NIA के चीफ भी दिल्ली में थे, उस दिन जो है NCB के चीफ हैं वो भी दिल्ली में थे। तो ये जो है फेस टू फेस बात थी, ताकि बात लीक ना हो और राज जो है वो राज बना रहे। तो आगे क्या देख रहे हैं इसमें, क्या कुछ होगा, क्या कुछ समीर वानखेड़े उनकी ज़िंदगी में कुछ और इश्यूज भी सामने आ रहे हैं कि वो मुसलमान था, उसकी ने शादी की थी, देखिए और मुसलमान जाहिर करके की थी हिंदुस्तान में आप, लेकिन नौकरी लेने में उसने मुसलमान जाहिर नहीं किया। जी। ये सवाल है ना इस वक्त। देखिए आदमी अगर बेईमान हो हाँ। तो उसका ईमान जो है किसी भी बात पर बिक सकता है। तो वो मुझे एक शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी का कि ईमान की क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। जी जी जी। तो ये जो समीर वानखेड़े है ये बिल्कुल ऐसा ही बेईमान आदमी है। शादी इसने एक लड़की से की, निकाहनामा किया, उसकी बाप का नाम लिखा हुआ उसके के ज्ञानदेव दाऊद वानखेड़े। उसके जो बहन के पति हैं, बहनोई है, उन्होंने उस पर साइन किए, इसे भी साइन किए। और आपके यहाँ तो जो समझिए कि जो सर्टिफिकेट होता है, जिसको एक तरह से सर्टिफिकेट बनाता है कि इसमें मेयर इतना होगा, ये होगा, ये होगा, सब पूरा प्रूफ होता है। तो वो उसने साइन किए और उसके बाद दावत वलीमा भी हुई होगी। और दावत वलीमा के बाद उसकी जो बीबी है, जो कट्टर मुस्लिम है, मुस्लिम खानदान से आती है, डॉक्टर कुरैशी, उसने जो है जरूर बताया होगा कि 10 साल ये आदमी मेरे साथ रह रहा है, ये हिंदू तो नहीं है, इसका खतना जरूर हुआ होगा। जी जी जी। अब सवाल ये है कि जब आदमी खतना करा लेता है तो उसका खतना जो है दोबारा आप उसे ओवरकम अंडर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े आसान काम है, जिस बात को ढूंढने के लिए एक मेडिकल डॉक्टर या एक काजी 2 मिनट में बता देगा कि समीर वानखेड़े मुसलमान था या नहीं था, उसके लिए फालतू में लोग जो है बहस कर रहे हैं कि वो मुसलमान था नहीं था। भाई तेरे बाप का खतना हुआ होगा, तेरा हुआ होगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम मुसलमान रहे या नहीं रहे। पुलिस भी यही करती है। असम में और जगह पुलिस वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी फोर्स वाले, चल भाई पैंट उतार, पता चल जाएगा तू कौन है। जी जी। तो ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान की मानसिकता है। इस छोटी सी बात को जानने के लिए लंबी बहस चल रही है। मतलब एजेंसियां इतना सा काम नहीं कर पा रही जो इस बारे में सोचना नहीं चाहते। अब जैसे NCB है, NCB एक गवर्नमेंट एजेंसी है। आप किसी भी सेंट्रल एजेंसी में जाओगे, पहले वहाँ रिसेप्शन पे आपका दर्ज होता है नाम, बिल्कुल कि भाई रविंदर कुमार जी किससे मिलने आए हैं। फिर ऊपर पूछा जाएगा आए नहीं आए, फिर उसका पास बनेगा। तो NCB के दफ्तर में उस दिन, जिस दिन 2 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को सारी कार्रवाई हो रही थी, उसका रजिस्टर खोल लो, उसे पता जाएगा कौन कौन कब आया कब नहीं आया। अब जैसे ये आता है जी किरण वहां पर गया कि नहीं गया, तो किरण गोसावी वहां कितनी बार गया, किशन गोरावी के साथ जो उसका ड्राइवर है प्रभाकर, वो साहिल कितने बार गया है, उसकी एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर एंट्री नहीं है तो मैं कहता हूं कि सारा NCB जो है फ्रॉड चल रहा है। भाई भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री हर जगह जो है, हर रिसेप्शन पे सुरक्षा और एंट्री की निगरानी करती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब भारत सरकार जो है बेवकूफ बना रही लोगों को। ऐसे ही अगर आप कहते हैं जी हमने क्रूज पे छापा मारा, वो जो पोर्ट पे छापा मारा, वहां हर जगह CCTV कैमरे पर लगे हैं, उनकी फुटेज ले लो, वो नहीं लेते। आप देखिए कि जो किरण गोसावी जो है वो एक जगह तो शाहरुख खान के बेटे को पकड़े हुए सफेद शर्ट में है, फिर वो एक जो है उसमें आ जाता है बनियान में जो काली और लाल है, तो कपड़े उसने कब बदल लिए। यानी कि मैं यहाँ से वहां तक जा रहा हूँ और वहां से यहाँ तक आ रहा हूँ, 400 मीटर में मैंने कपड़े भी बदल लिए। तो कोई ना कोई बड़ा लोचा इस मामले में है जिसके बारे में बताना नहीं चाहते, और उसी को एक चीज को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। अब जैसे कि समीर वानखेड़े ने कहा कि मैंने जो है बाद में हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली। अब आप देखिए, अगर मैंने एक धर्म में शादी कर ली है तो मैं पति पत्नी हो गए, आपने दावत वलीमा हो गई तो आपने सुहागरात मना ली। उसके बाद जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जब इसे फॉर्म भरा होगा तो उसमें लिखा होगा समीर वानखेड़े, मैं अनमैरिड हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई पहले। इसकी जो पत्नी है, पुरानी पत्नी, जिससे इसे स्पेशल मैरिज एक्ट में उसने भी भरा होगा, मेरी भी शादी नहीं हुई। तो इसका मतलब पहली शादी को आप कैसे नकार सकते हैं? पहली शादी को, दूसरी शादी में जो आप डाटा दे रहे हैं वो फर्जी दे रहे हैं। फिर जब आपने तलाक लिया
स्पेशल मैरिज एक्ट में, तब फिर लिखा जाता है शादी से पहले आपका स्टेटस क्या था। तो शादी से पहले स्टेटस इन्होंने लिखा होगा हम कुंवारे हैं, जबकि ये शादीशुदा थे, क्योंकि इनकी जो है निकाह हो गया था, तो वो भी वहाँ भी वो झूठा बोला। यानी ये आदमी अदालत में झूठे हलफनामे देने का माहिर है, और इतना माहिर है कि ये जो है कानून को समझता है कि कानून तो जो है मौम की नाक है, जैसे चाहे मैं बोल लूँ। इसके 4 गवाह अब तक मुकर गए हैं, 4 गवाह फर्जी प्रूव हो गए हैं। किरण गोसावी फ्रॉड प्रूव हो गया है, मनीष भानुशाली जो है वो फर्जी प्रूव हो गया, फ्लेचर पटेल फर्जी आदमी प्रूव हो गया है। उसके बाद प्रभाकर जो है इनका एक आप देखिए इस मामले में जो एक गवाह है पकड़ने वाला, वो फर्जी प्रूव हो गया। उसके बाद एक और आदमी है जिसका नाम है शेखर कामले, जिसके बारे में नवाब मलिक ने कहा मेरे को चिट्ठी आई, एक नाइजीरियन को पकड़ा गया, तो शेखर कामले उस नाइजीरियन का जो है वो विटनेस है, और वो कहता है जी मेरे से इन्होंने खाली कागज पे साइन करा लिए। यानी कि एनसीबी में फ्रॉड के अलावा कोई काम ही नहीं होता। यानी कि अगर पूरे देश में अगर 65,000 लोग एनसीबी के नारकोटिक्स एनडीपी एक्ट में बंद हैं, तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि उनमें से बेचारे जो है बड़े जिनके पास कमर्शियल क्वांटिटी मिली है, उनको छोड़कर जितने भी छोटे लोगों को पकड़ा गया है, उन सबके जो है पंच हैं वो फर्जी हैं। जी जी जी। और पूरी एजेंसी को भंग करना चाहिए। ये एजेंसी इस काबिल ही नहीं रही कि ये जो है लोगों की किसी भी तरह की विश्वसनीयता को हासिल कर सके। लेकिन इसका काम जो कानूनी तौर पर है, नशे को रोकने का, नशे का सामान ना आए मुल्क के अंदर, ये तो बहुत ही अहम चीज़ है। पूरे समाज को एक तरह से एक बुराई से रोकने का एक इंतजाम है कानून के हिसाब से। नहीं। हाँ। ये गलतफहमी है। हाँ। एनडीपीएस एक्ट में लोकल पुलिस को पूरा अधिकार है पकड़ने का, लोकल पुलिस को सारे अधिकार हैं इस जो एनसीबी को है। लोकल पुलिस क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो अपनी जो है टेरिटरी में काम कर सकती है, उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन स्टेट का है। तो इसलिए उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए एनसीबी बनाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसके लिए है, एक बड़ी एजेंसी है जैसे इंटरपोल है। जी जी जी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है बंबई पुलिस की भूमिका नहीं निकाल सकती। जी जी। उद्धव ठाकरे ने सही कहा है कि हमने एनसीबी से ज्यादा जो है लोगों को बंबई में पकड़ा है, हमने बंबई में एनसीबी से ज्यादा लोगों को जो है उनसे जो है नारकोटिक्स ड्रग है, नशीली चीजें वो जब्त की है, हमने बड़ा काम किया है। लेकिन ये आदमी क्या करता है, ये टारगेट करके तय करता है कि मुझे इस आदमी को पकड़ना है। पहले आप जो है एक होती है चांस डिस्कवरी, जैसे आपने कहीं सड़क पे गए, आपने 4 आदमी ढूंढे, उनकी तलाशी ली तो पता चल गया। ये क्या करते हैं, पहले तय करते हैं जी हमें फलाने आदमी को रविंद्र कुमार को पकड़ना है, फिर उसकी फोटो सर्कुलेट करेंगे, फिर अपना जो है जो पंच है वो भेजेंगे, फिर ये उसको चारों से घेर के दिखाएंगे, और पंची जो है उसके जेब में जो है अपना जो नारकोटिक्स का मटेरियल है वो डाल देगा और कहेगा जिससे बरामद हो गया। यानी फर्जीवाड़ा है। इसको कानून की निगाह में सबसे बड़ा जुर्म कहा जाता है, क्योंकि हमारा कानून जो है एंग्लो सेक्शन जो हमारा कानून है उसमें व्यवस्था है 100 कसूरवार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, 100 बेगुनाह जो है पकड़े जाएं। हाँ। और एक कसूरवार अडानी को सजा ना मिले। हाँ, उसको बचाना है, उसको बचा। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी तक इतना बड़ा ये वाकया हो रहा है, अभी तक होम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। 6000 किलो हीरोइन, उस पर कहीं कोई कार्रवाई की बात नहीं आई। आखिर क्या कुछ होने वाला है इसका? आखिर कुछ लोगों का कहना है कि शायद उसे पाउडर बता दिया जाएगा, टेलकम पाउडर बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। आखिर क्या होगा नतीजा? चूंकि आप एक लंबे जांच ही नहीं हो रही तो बता क्या देंगे? हाँ, आप तो ये बात कह रहे हो जी बता देंगे। हाँ। अरे जांच कहाँ हो रही है? एक भी आदमी अरेस्ट किया है? पोर्ट का अडानी का कोई आदमी अरेस्ट किया है? अडानी को बुलाया है? यानी आप दिव्या को तो बुला लोगे कि तू जो अपना बयान दे तेरी चैट दिखा। अरे चैट देखने तो अडानी की देखो, अडानी अंबानी की क्यों नहीं देखते? मोदी जी की देखो। मोदी जी खुद जो है सबको फोन करके कहते हैं मैं इस बात का गवाह हूं कि जब ये पीएनबी का घोटाला हुआ तो उसमें वो जो है फोन करके बताते थे कि मेहुल भाई हमारे भाई हैं, नीरव मोदी हमारा आदमी है। ये उन्होंने फोन किया पीएनबी के चेयरमैन को। अच्छा, तो जिस आदमी की ये हरकत है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर यहाँ 2014 से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ऐसे क्या, या चीफ मिनिस्टर के दौर में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के तौर पे तो वो पीएनबी वाला ही नहीं पहचानता इनको। जी जी। तब तो मोदी जी बड़े डरते थे। हाँ, जब आदमी को ताकत मिल जाती है तब वो बेखौफ होकर करता है। हाँ, क्राइम विद इम्प्यूनिटी वही आदमी करेगा जिसके पास क्राइम के साथ साथ पद होगा। तो अभी बहरहाल अब आप इसको कहाँ तक, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ होगा इसका? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख ने बड़ी गलती की कि ममता के साथ जो है वे वी साइन का फ़ोटो खिंचवाया, गुस्सा आ गया शायद मोदी जी को या बीजेपी वालों को, शायद उसी का नतीजा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पॉलिटिकल इसमें कितना है?
देखिए, किसी भी आदमी ने क्राइम किया हो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये आप मान के चलो। जी जी। लेकिन अगर आप किसी से बदला लेने की राजनीति के लिए उसको फंसाने का काम करते हैं, हाँ। तो आप ये मान लीजिए कि आप जो है कानून का, जिसे हम कहते हैं कि अब लॉ इज अबव द एवरी इंडिविजुअल, आपके इंटरेस्ट उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो है राज करने काबिल नहीं है। तानाशाह क्या करता है? तानाशाह तो देखता है कि अगर मेरे रसोइये ने मेरी सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया तो कहेंगे इसका सर कलम कर दिया जाए, तो उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके हर एक्शन के पीछे रीजन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और लोगों को लगे कि तार्किक आपका फैसला है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर, ये खुंडस निकालने वाली बात जिसे कहते हैं, अगर आप उसके लिए लोगों का भविष्य खराब करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है देश में कानून का राज नहीं है, देश में गुंडागर्दी का राज है, बेईमानों का राज है। देश में जो है बेईमान लोगों ने देश के कानून पर एक तरह से समझे कि उसका अपहरण करके अपने पास रख लिया। तो ये गलत स्थिति है, और ये देश को जो है आने वाले समय में बढ़ाती नहीं है, आपको पतन के गर्त में ले जाती है। अच्छा, अभी एक प्रशांत किशोर का एक बयान आया है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। वो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है, लोगों को ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आप कई बार अब से पहले कह चुके हैं कि बीजेपी जहां भी इलेक्शन लड़ेगी तकरीबन वो हर जगह हारेगी, जो हालात बने हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, बीजेपी, देखिए अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और वहाँ इनागोरेशंस का और उसका सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। आप बीजेपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपने प्रशांत किशोर से बात की। हाँ। तो प्रशांत किशोर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, वो आरएसएस का आदमी है। अच्छा। वो मोदी जी का सगा आदमी है। अच्छा। वो मोदी जी का एक तरह से मोल है, यानी वो किसी भी पार्टी में जाए। उसने ममता बनर्जी को एट द निक ऑफ द आवर डैमेज किया चुनाव में। जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन उसने अपनी एक चैट लीक करवाई जानबूझ के, सेलेक्टिव। हाँ। भाई, तू अगर ममता बनर्जी के साथ है तो अपनी चौंचबंदी रख सकता है। हाँ। लेकिन उसने एट द निक ऑफ द आवर बाद में कह दिया जी मैं ये हूँ। ये आदमी जो है, आप मान लीजिए भारतीय राजनीति में मोदी जी का ही चमचा है, मोदी जी का ही जासूस है, मोदी जी के लिए ही काम करता है। और प्रशांत किशोर जो है हर दल में जाकर फूट पैदा करने का काम करता है। कांग्रेस में गया तो उससे वहाँ फूट पैदा की, वहाँ के जो मौजिद जो लोग थे जो पूरा काम करते थे उन सबको इसे दरकिनार करके बना दिया कि तुम दरी बिछाओ, खाट बिछाओ। फिर ये जो है आप समझिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिनको अभी हटाया गया, उनका सलाहकार बन गया, देखो उनको बाहर करवा दिया इसने। ममता बनर्जी को पूरी डैमेज की। ये आदमी एक ऑरा क्रिएट करता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए काम करता है। और ये जब, जैसे मैं कहूँ कि मेरी शादी हेमा मालिनी से होनी चाहिए, जब हेमा मालिनी ने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं कहूँगा इसकी क्या औकात है, ये तो जो है पर्दे पे डांस करती है। भाई, जब तेरे को रिजेक्ट कर दिया उसके बाद अगर तू किसी की आलोचना कर रहा है, ये राहुल गांधी की ज़्यादा समझ है। पहली बार आप समझिए, राहुल गांधी ने प्रूव किया है कि वो इससे ज़्यादा अक्लमंद है। राहुल गांधी पर्दे के आर पार देख सकता है कि प्रशांत किशोर की हरकतें क्या हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर के बारे में सारा फीडबैक जो है, जो भी राहुल गांधी को मिला वो सही मिला है। और उसे एक तरह से प्रशांत किशोर को पूरा का पूरा जो ऑप्शन लेस कर दिया। अब वो कहाँ जाएगा? मोदी जी के कदमों में जाएगा कि मोदी जी सबसे बड़े हैं, मोदी जी भगवान है, मोदी जी जीतेंगे। अरे भाई, तू कोई ठेका ले रखा है? तेरे को पता था कि 30% वोट ही बीजेपी को 40 साल तक मिलेगा। ये बात कह के, तो ये बात तो अगर मैं जगत प्रकाश नड्डा को कहूँ या मोदी जी को कहूँ या अमित शाह को कहूँ तो वो भी बेचारे कहेंगे कि रविंद्र जी आप पागल हो गए हो, जनता जूते लेके खड़ी हुई है और आप कह रहे हो 40% वोट मिलेंगे। तो ये आदमी जो है अपने बारे में एक भ्रम पैदा करके बैठा हुआ है। और इसीलिए इसे लगता है कि मैं जो चाहूँगा कि मैं बड़ा पंडित हूँ। ये पंडित कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। और चूंकि जैसे होता है कि जैसे गलती से मारी गोली और चिड़िया गिर गई तो बड़े 30 मार खाओगे, फन्ने खाओगे, तो फन्ने खा कोई नहीं होता। हाँ, नहीं, आमतौर पे जो इमेज बनाई गई है इनकी, वो बिल्कुल जैसे बीजेपी में हमारे गृह मंत्री की इमेज है, चाणक्य की बनाई गई इमेज बनाई जाती है, मैं जो समझता हूँ। इसी तरह से इनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर ये आदमी जो है आप समझ लीजिए आरएसएस का आदमी है। इसके घर में गुरु गोलवर्के की फोटो मिलेगी। ये आरएसएस का आदमी है, आरएसएस के बढ़ाने का काम करता है। ये दूसरों में विरोधी बनकर जाकर जो है उनको उनमें फूट डालने का काम करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। और जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिफ्थ कॉलम, 5वां घुड़सवार, ये वो आदमी है कि दूसरे दुश्मनों को जाकर एंड मौके पे जाके कहो कि तुम्हारी गोलियों में तो जो है पानी भर गया है, तुम्हारी गोलियां खराब हो गई, तुम हारने वाले हो। तो ये उन्हें हतोत्साहित करता है। और ये अभी मैं बात आपकी ज़रा रोक करके, ये पेगासस ने जो सुप्रीम कोर्ट, पेगासस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, कमेटी बनाने की बात की है और जस्टिस रमन्ना के इस कदम को
बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि चलिए उन्होंने कुछ काम किया है ऐसा। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या इसमें वाकई किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, आप समझिए सरकार के जो है जिस सिलेंडर से सरकार को सांसें मिल रही हैं, हाँ। उसकी जो नॉब है ऑक्सीजन अब सप्लाई करने वाली है, उस पर निगाह जो है अब वी रविंद्रन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, इजराइल के एम्बेसडर का इंटरव्यू आ गया है, वही बताता है, उसी ने पोल खोल दी। हाँ, हाँ। आप समझिए भारत सरकार कह रही है हमने खरीदा है, बताएंगे नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते। जी, जी। इजराइल का जो एम्बेसडर कहता है जी हम सरकार के अलावा किसी को बेचते नहीं, जी, तो जी, इसका जी, मतलब सरकार कह रही है हमने खरीदे लेकिन बताएंगे नहीं। वो कह रहे हैं जी हम सरकार को बेचते हैं, तो इसका मतलब पेगासस की सारी जासूसी सरकार ने की। जी, तो जी। सरकार ने यूनियन फंड से, जिसे हम कहते हैं भारत का कॉर्पस जो है, उससे ही तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही तो पैसा खर्च किया, बेशक। जनता का पैसा खर्च किया, जनता की आपने कानून तोड़ने के लिए किया। तो ये सरकार जो है आप समझिए आर.वी. रविंद्रन जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सबसे ज़हीन जजों में से एक हैं और सबसे जहीन जजों में है, और वो जो है सही तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी ओर आप देखिए चिदम्बरम ने कहा कि कई लोगों ने कहा है कि हम ये पेगासस की ये जांच समिति में जाना नहीं चाहते क्योंकि लोग डरते हैं सरकार से। जी, जी। लोगों को पता है सरकार जो हमसे बदला लेगी, सरकार हमारा पीछा करेगी, छापा मारेगी। जैसे आपने देखिए चुनाव के वक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद जो दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला था अशोक, उसके यहाँ छापा मार दिया, उसके बेटे के ईडी की रेड करवा दी, इनकम टैक्स की रेड करा दी। तो सारे लोग जो मना कर रहे हैं उनको पता है कि ये साले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो इनसे बचने के लिए इस झगड़े में पड़ो ही मत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जो है सच सामने नहीं आएगा। आर.वी. रविंद्रन का फैसला, उनको चुना जाना, इस बात का सबूत है कि इस पेगासस के मामले में 2 महीने में सच सामने आ जाएगा। अच्छा, ये समीर वानखेड़े वाले मामले में आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कुछ भक्त हैं जो अपने तरीके से आज भी समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है, इसका नतीजा क्या होना है, क्या कुछ है? ऐसा होता है, अब जैसे एक माँ का किस्सा आता है मुझे कि उसका बेटा जेल से छूट के आया, तो उसको जो है पार्टी दी पड़ोसियों को। तो पड़ोसियों ने पूछा कि भाई तुम्हारा बच्चा तो 2 साल बाद आना था, पहले कैसे आ गया? तो उसने कहा जी अच्छे चाल चलन की वजह से इसे जो है रेमिशन मिल गई, इसलिए जल्दी आ गया। तो पड़ोसन ने बोली वाह वाह वाह, बच्चा हो तो ऐसा हो। तो ये जो मूर्ख हैं भक्त, ये किसी की बड़ाई के लिए कोई भी एक चीज़ ढूंढ के कहेंगे कि गिर के मर गया, टांगे टूट गई लेकिन आंखें तो बच गई। तो ये मूर्ख होते हैं, ये कुछ ही बात सोच सकते हैं। अब ये कह रहे हैं जी कि आर्यन खान है, ये सब है, ये नशा करते थे, ये फलाना करते थे, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो बेकसूर हैं। अदालत जब इन्हें बेकसूर कर देगी तब तुम क्या कहोगे? तब अपना सर पीटोगे। लेकिन जो अडानी को पकड़ना है, जिसमें 6000 किलो जिसने हेरोइन जो है अपने तट पर मंगाई, जिसकी जांच नहीं हो रही, उसके बारे में तो सोचो, वो कितने लोगों को जाएगा। अच्छा, जांच ना होने पर ये सब जगह नीचे पहुंच जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पीने वालों हो चुकी। हाँ। आप समझ रहे, अब तक नहीं, अब तक तो सारे सबूत खत्म हो गए होंगे, वो तो खत्म कर दिया, लेन देन हो चुका होगा, स्विस बैंक में जमा हो जाएगा, या अब जो आप देखिए जितने भी वो पनामा पेपर्स हैं या और पेपर्स हैं, ऐसे किसी वर्जिन आइलैंड में पैसा जमा हो चुका होगा अब तक। लेकिन अगर इसकी जांच अगर इंटरपोल करेगी 6000 किलो की, क्योंकि यूएनओ भी इसकी जांच करती है। अच्छा, यूएनओ की कॉन्वेंट है। हाँ। और अगर ये पता चलेगी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये जो है मामला आज नहीं तो कल नहीं परसों खुलेगा जरूर, ये मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। हमने पेगासस पर भी बात की और ख़ास तौर पर समीर दाऊद वानखेड़े, जिसको दाऊद भी कहा जा रहा है, उसके बारे में बात की, और आर्यन खान को किस तरह से फंसाया गया। और शाहरुख खान चूँकि वो किसी पॉलिटिकल दबाव में अभी तक वो नहीं आए और वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद वो वजह है। और जैसा कि आपने कहा कि वो मुसलमान हैं, इसलिए भी उनकी एक तरह से गलती है कि वो मुसलमान हैं। तो अब प्रशांत किशोर के बारे में आपने नई बात बताई, बहुत ही, चूँकि आमतौर पर प्रशांत किशोर को बहुत ही नेक और समझदार और स्ट्रेटेजिस्ट और क्या क्या समझा जाता है। आपने बताया कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहा है, उन्हीं का हर पार्टी में जाता है, वो पार्टी को तोड़ करके आता है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें इस बातचीत में मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।